हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फुल स्कोर। आई एम नमन सैनी। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल 2019 के प्रीलिम्स का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है और मेंस का जो एग्ज़ाम है वो 12 से 15 अक्टूबर 2020 को शेड्यूल्ड है। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही बात करेंगे कि मेंस के लिए इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें। 200 नंबर का पेपर होगा उसको। अभी सिर्फ 200 नंबर का पेपर हुआ है, 500 नंबर का पेपर बाकी है। तो जिनके मार्क्स कम भी हैं तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, मेंस पे आप आराम से कवर कर सकते हैं। मेरे बारे में थोड़ा सा बता दूं। आई वॉज सेलेक्टेड इन एसएससी CHSL 2015। उसके बाद IB ACI 2017 में मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर CGL 2017 में भी CGA की पोस्ट मिली मुझे। मेरे 542 मार्क्स थे CGL में। तो गाइज अगर हम इंग्लिश के बारे में बात करें, बेसिकली इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को आप रट के सोल्व नहीं कर सकते हो। जब तक आपको समझ नहीं आने लगेगी लैंग्वेज, तब तक आपके लैंग्वेज में कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। बेसिकली इंग्लिश को अगर हम कंपटीशन के हिसाब से देखें तो उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इंग्लिश का सेक्शन 3 चीज़ों में बटा हुआ है। पहला जो अंडरस्टैंड करने के लिए है, जो समझने के लिए है, वो होती है ग्रामर, जो कि आप सब लोग पढ़ते हो। आप लोगों का मेनली फोकस स्टूडेंट का जो होता है वो ग्रामर पे रहता है। कोचिंगों में भी मेनली फोकस ग्रामर पे रहता है। सेकंड पार्ट है मेमोराइज, यानी कि जो याद करने से होगा, वो है आपकी वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम। इसके अलावा आपके वन वर्ड और इडियम, फ्रेजेस, ये सब। और थर्ड पार्ट जो है वो आपका प्रैक्टिस से रिलेटेड होता है, जिसमें आपके आएगा पैसेज, आपके पैरा जम्बलिंग, PQRS, ये सब, और क्लोज टेस्ट। ये आपके प्रैक्टिस से क्लियर होगा। तो यही 3 चीज़ें हैं। अब गलती हम लोग ये करते हैं कि हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं ग्रामर पे। हालांकि ग्रामर को समझने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए, उसको ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है। लेकिन ग्रामर के अलावा हमें बाकी दोनों चीज़ों पे भी फोकस करना है। वो है हमारी वोकैब, यानी कि जो मेमोराइज करने वाला पार्ट है, और जो आपके पैसेज, PQRS, क्लोज टेस्ट, यानी कि आपका प्रैक्टिस वाला पार्ट है। तो पहले हम सोर्सेज की बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग स्ट्रेटेजी पे आएंगे। सोर्सेज, जैसा कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में भी बताया था, एक तो आपको ग्रामर के लिए प्लिंथ टू पैरामाउंट, नीतू सिंह की जो बुक आती है उसका वॉल्यूम 1 पढ़ना है। प्रैक्टिस के लिए आपको MB पब्लिकेशन, और अगर आपको ग्रामर की प्रैक्टिस अलग से करनी है तो उसके लिए ए मिरर ऑफ कॉमन एरर के नाम से बुक आती है AK सिंह की, वो कर लीजिए। वोकैब के लिए आप लोग जो आपकी SP बख्शी आती है उसको कर सकते हैं। मैंने वोकैब वहीं से की थी। इसके अलावा प्रीवियस ईयर की कोई भी एक ऐसी बुक जिसमें प्रीवियस ईयर की सारा कंपाइलेशन हो वोकैब का, जैसे कि ब्लैक बुक का है, तो इन सब से आप लोग आराम से कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप जो चाहें वो बुक उठा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो MB पब्लिकेशन बहुत है, उसमें सब चीज़ की प्रैक्टिस है, ग्रामर की भी, वोकैब की भी, और आपके क्या बोलते हैं ये पैसेज वगैरह की भी, तीनों की प्रैक्टिस है। ठीक है गाइस, तो अब हम लोगों को तैयारी किस तरीके से करनी है, किस तरीके से हमारे 200 में से 180 190 मार्क्स आए, ताकि हम जो, अगर किसी के मार्क्स कम भी है प्रीलिम्स में, तो उसको आराम से कवर कर सकें मेंस में। तो सबसे पहले तो आपको ग्रामर पढ़नी है नीतू सिंह वॉल्यूम 1 में से। उसमें जो 12 13 15 चैप्टर दिए हुए हैं, सारे के सारे चैप्टर आप पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी ग्रामर अगर आपने कोई कोचिंग की होगी या यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखे होंगे, वहाँ पे ग्रामर पे विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ग्रामर आप वहाँ से पढ़ लीजिए नीतू सिंह से। उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेन चीज़ है। प्रैक्टिस के लिए आपको MB पब्लिकेशन की बुक लेनी है। MB पब्लिकेशन को शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा एक बार कवर करना है। उसके बाद अगर मान लिया आपका एग्जाम से पहले पूरी बुक कवर हो गई, तो आपको दोबारा उस बुक को करना है। उसमें मार्क कर लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके है, या पहली बार में आपसे सोल्व नहीं हो पाया। जो क्वेश्चन आपसे एक बार में सही सोल्व नहीं हो पाया, उस क्वेश्चन को आपको दोबारा ध्यान से करना है कि अगर एग्जाम में आए तो वो क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। SSC के बारे में आप लोग एक बात समझ लो, SSC का पेपर जो है वो मेनली प्रीवियस ईयर से बनता है। सेम टू सेम क्वेश्चन भी आते हैं, इसके अलावा मिलते जुलते क्वेश्चन भी आते हैं, उसी से थोड़ा बहुत चेंज करके। इसलिए आपको मेन फोकस उस MB पब्लिकेशन की बुक पे करना है। उसमें प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर्स को कंपाइल किया हुआ है। इसके अलावा अदर एग्जाम्स के भी हैं, तो पेपर आपका वहीं से बनेगा। प्रैक्टिस के लिए गाइज आपको क्या करना है, एक तो इंग्लिश में कुछ भी फिक्स नहीं है।
अगर कोई रूल आपने पढ़ लिया तो ऐसा नहीं है कि बस वो रूल ऐसे ही होगा कि साहब ये हमने पढ़ लिया, इसके साथ में आईएनजी नहीं आता तो आईएनजी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज में सब कुछ डिपेंड करता है उसके कंटेक्स्ट पे, संदर्भ पे, कि पहले से क्या बात चली आ रही है, उस बात पे डिपेंड करता है कि आपके कंटेक्स्ट पे रूल कैसा लगेगा, वो रूल लगेगा कि वो रूल नहीं लगेगा। तो रटने वाला काम छोड़ो और लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। लैंग्वेज की खूबसूरती यही होती है कि अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी रूल्स वगैरह। वो ऐसे होगा कि हाँ यार, ये 4 में से ये वाला आंसर सही लग रहा है तो यही सही होगा, ऐसा है। अब ये पैसेज, क्लोज टेस्ट या फिर PQRS जो आते हैं, पैरा जम्बलिंग वाले क्वेश्चन, वो कैसे करें? वो आप किसी रूल को पढ़ के नहीं कर सकते हो। अब कई तरह के लोग बहुत रूल भी बताते हैं, PQRS में भी रूल है उनके पास में, मेरे हिसाब से तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी एक सिंपल इंग्लिश टू इंग्लिश, कंप्लीट इंग्लिश में कोई भी बुक हो उसको पढ़ लो, कोई नॉवल पढ़ लो, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट आता हो वो बुक पढ़ लो। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो तो न्यूज़पेपर पढ़ लो। जब आपको लैंग्वेज की समझ आने लगेगी, जब आपको उसका पूरा मीनिंग समझ में आने लगेगा ना, तो अपने आप ही आपका पैसेज और पैरा जम्बलिंग अपने आप सोल्व हो जाएगा। उसमें आपको कोई अलग से बहुत तगड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मीनिंग समझ में आ रहा है तो आप आसानी से उसको सोल्व कर सकते हो। अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, अगर आपको 4 लाइन हिंदी में लिख के दे दे किसी कहानी की और फिर पूछे पहले नंबर पे कौन सी आएगी, दूसरे पे कौन सी लाइन, तीसरे पे कौन सी, चौथे पे कौन सी, तो हम आराम से सोल्व कर देते हैं। सेम केस इंग्लिश में, अगर हमको उन चारों जो भी लाइंस लिखी हुई उनका मीनिंग पता है, उनका कंटेक्स्ट हमको पता है, तो हम आराम से उनको सोल्व कर पाएंगे। क्लोज टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्लोज टेस्ट में आपको प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के साथ में ग्रामेटिकल रूल और उसके साथ में वोकैब तीनों आनी चाहिए। क्लोज टेस्ट मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल पार्ट है मेंस के पेपर में, इंग्लिश के में। उसमें तीनों चीजें कंबाइंड होती है। आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए उसका, आपको वोकैब आनी चाहिए और आपको ग्रामर आनी चाहिए। उसमें तीनों ही तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे जैसे आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आपका स्ट्रांग होता जाएगा। एक वोकैब के बारे में अगर हम बात करें तो मैं आपसे कहूंगा कि सिनोनिम एंटोनिम जो है वो आप प्रीवियस ईयर के पढ़िए और उसके साथ में नीतू सिंह वाली बुक के पढ़िए और उसके साथ में SP बख्शी से पढ़िए। अब ये मत सोचना कि 3-3 बुक में से आपको पढ़ना है तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 90% जो सिनोनिम एंटोनिम होंगे वो तीनों बुक्स में एक जैसे होंगे। MB की प्रैक्टिस आपको साथ में करनी है, जिससे प्रीवियस ईयर आपके सारा कवर हो जाएगा। उसमें से कोई वर्ड का मीनिंग आपको नहीं आ रहा है, उसको लिख लो, उसका मीनिंग हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे चाहो वैसे लिख लो, आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। जब पेपर में आएगा तो इंग्लिश में ही आएगा, लेकिन अगर आपको हिंदी आती है तो इतना सा तो ट्रांसलेट करके बता ही सकते हो कि इसका मीनिंग ये होगा। तो मेन बात वहां पे ये है कि आपको इन तीनों बुक में से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा बाहर से सिनोनिम एंटोनिम पढ़ने की आवश्यकता मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम बहुत वास्ट सिलेबस है, उस पूरे को आप कवर नहीं कर पाओगे, डिक्शनरी थोड़े याद करके चले जाओगे। उससे अच्छा आप वन वर्ड पे और इडियम फ्रेजेस पे ध्यान दीजिए। इडियम्स और वन वर्ड जो ऐसे हैं जो बहुत छोटा है, कंपाइल्ड हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत छोटा सिलेबस है, आप उनको आराम से सबको पढ़ सकते हो और 100% क्वेश्चन जो होते हैं उनके सोल्व कर सकते हो। जबकि सिनोनिम एंटोनिम के केस में ऐसा नहीं है। अगर किस्मत अच्छी होगी, सब कुछ पढ़ा हुआ आ गया, तो ही सिनोनिम एंटोनिम सारे सोल्व होंगे। एक ये सब कुछ पढ़ लेने के बाद में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच जाती है वो है टेस्ट। 3 महीने आपके बचे हैं। मेरे ख्याल में अगर आप आज से भी तैयारी करना शुरू करते हो तो 180 प्लस आराम से ला सकते हो। आपको ध्यान क्या रखना है, अभी से हफ्ते में 2 पेपर लगाने हैं मिनिमम। एक तो संडे के दिन बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो फ्री टेस्ट देती हैं, 2 फ्री वाले टेस्ट तो आप लगा ही लो। इंग्लिश का टेस्ट देने में तो आपको 1.5 घंटे के आसपास ही लगेगा, 1.5-2 घंटे। इंग्लिश में टाइम प्रॉब्लम नहीं आती, मैथ्स में आती है। तो उनके फ्री टेस्ट, और किसी भी एक वेबसाइट से या किसी कोचिंग से आप पेड टेस्ट सीरीज ले सकते हो, उनको लगाओ। टेस्ट देना बहुत जरूरी है, उस टेस्ट को एनालाइज करो। अगर आप हर हफ्ते 2 टेस्ट देते हो, मतलब आप 400 क्वेश्चन सोल्व करते हो। 3 महीने अगर आपके पास बचे हुए हैं तो मेरे हिसाब से 10-11 महीने हो गए, 10 हफ्ते हो गए। 10 हफ्ते में अगर आप 400 क्वेश्चन हर हफ्ते करते हो तो आपने 4000 क्वेश्चन इंग्लिश के सोल्व किए हैं। इंग्लिश के 4000 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में अगर आप SSC के एग्जाम में बैठोगे तो इतना भी ऊंचा लेवल नहीं है SSC का उस 4000 के बाहर कुछ पूछ ले।
तो डरो मत कि बहुत बड़ा एग्जाम है या 10 लाख 20 लाख 30 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। कॉन्फिडेंस से करो, आराम से, आपका बहुत अच्छा पेपर होगा। बस स्ट्रेटेजी सही रखिए आपकी, मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। टेस्ट जरूर देने हैं, टेस्ट का एनालाइज करना है। टेस्ट देने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट को एनालाइज करना। ये नहीं कि सिर्फ पेपर दिया और छोड़ दिया, हाँ मेरे 200 में से 160 नंबर आए, बहुत बढ़िया। आपको ये पता होना चाहिए कि वो मेरे 40 नंबर क्यों नहीं आए, वो कहाँ पे कट गए हैं, मुझे कौन सा टॉपिक वीक है जिसे स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये सब आपको पेपर का एनालाइज करने के बाद में पता लगेगा। सेम ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का सबसे जो बेसिक मूल मंत्र है वो यही है कि आपको टेस्ट देना है और उसके बाद में उसको एनालाइज करना है। टेस्ट देने में अगर 2 घंटे लगे तो एनालाइज करने में 4 घंटे लगने चाहिए। एक एक रूल आपको वहां से पता होना चाहिए। सो गाइज, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई क्वेरी हो देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।